वीडियो देखने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के घटक से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखकर हल करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म की लिंक भी दी गई है। लिंक खोलकर इस फॉर्म को जरूर भरें। अभी जिस लिंक के बारे में मैंने बात की वह लिंक यहाँ दी गई है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यह लिंक आपको मिलेगी। इस लिंक को ओपन करें। लिंक के ऊपर इस तरह से आपको सूचना भी मिलेगी। अपना अभिप्राय नीचे दी गई लिंक में अवश्य व्यक्त करें। तो इस लिंक को जरूर खोलें। इसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर आपको देने हैं। बहुत ही सरल और सामान्य प्रश्न है, इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस लिंक को जरूर जरूर खोलें और इसे भरें। नमस्कार, प्रणाम, आदाब। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से आज विद्यार्थी शाला में प्रत्यक्ष अध्ययन अनुभव लेने से वंचित हैं। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ने एक सराहनीय कदम उठाया जिससे हमारा कोई भी विद्यार्थी शिक्षा से वंचित न रहे। और इस श्रृंखला के अंतर्गत हम अपने विषय के रोचक घटक लेकर, रोचक वीडियोस लेकर आपके सामने उपस्थित रहेंगे। और इसी के अंतर्गत मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे आप सभी को वर्चुअल स्टूडियो क्लास में आमंत्रित करती हूं अपने एक नए विषय के साथ, नए घटक के साथ। तो चलें अपने विषय के संग। विषय इतिहास और राजनीति विज्ञान। ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण, पाठ 9, भाग 4। मैं हूं आपकी वर्चुअल क्लास टीचर श्रीमती पूर्णिमा पांडे। और भाग 4 में हम जिस मुद्दे का अध्ययन करेंगे वह है कोश यानी इंसाइक्लोपीडियाज। अब आपके मन में यह प्रश्न उठेगा कि कोश किसे कहते हैं, तो इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे अगले स्लाइड्स में। पर इस चर्चा की मैं शुरुआत करूं उससे पहले मैं कहना चाहूंगी कि ये जो पाठ है हमारा ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण, ये पाठ पूरी तरह से एक दस्तावेजी पाठ है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म जैसे होती है ना कि उसमें इंफॉर्मेशन होती है, जानकारी होती है, तो उसी तरह का ये पाठ है। इसमें कोई घटना नहीं है, कोई कहानी नहीं है, कोई प्रसंग नहीं है, लेकिन इन सभी चीजों का अंकन, घटनाओं का, प्रसंगों का लेखन कैसे किया जाए, अंकन कैसे किया जाए, इतिहास विषय की प्रस्तुति कैसे हो, ऐसे बहुत सारे एक जो व्यावहारिक मुद्दे हैं उनके बारे में जानकारी है। तो एक तरह से यह जो पूरा पाठ है, चाहे इसके अलग अलग मुद्दे हो, चाहे संग्रहालय वाला मुद्दा रहा हो, चाहे अभिलेखागार के बारे में बात रही हो, और या चाहे इस भाग में हम कोश के बारे में चर्चा करेंगे, तो यह सब एक तरह से इंफॉर्मेटिव लेसन है, जानकारीप्रद पाठ है। तो इसको, इसी पाठ को पढ़ने से पूर्व एक दृष्टिकोण रखें, दिमाग में एक विजन रखें कि इस बात में हमें सिर्फ इस पाठ में हमें सिर्फ जानकारी लेनी है। इस पाठ में हमें किसी घटना और प्रसंग के बारे में नहीं पढ़ना है, तभी आपको यह पाठ रुचिकर लगेगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो जानकारियां इसमें दी गई हैं, यदि इनको हम अच्छी तरह से आत्मसात कर लें तो हमारे लिए जीवन में अनेक रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होते हैं। तो चलो चलते हैं, कोश की जानकारी लेते हैं। तो आइए जानें कि कोश किसे कहते हैं। शब्दों, विविध जानकारियों अथवा ज्ञान के वैज्ञानिक ढंग से किए गए संग्रह को कोश कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है वैज्ञानिक ढंग से किया गया संग्रह, क्योंकि हम किसी भी संग्रह को या किसी भी संकलन को कोश नहीं कहते। हमने बहुत सारे शब्द इकट्ठा कर लिए, अपनी डायरी में लिख लिए, तो क्या वो कोश कहलाता है? बिल्कुल नहीं। कोश है मतलब एक निश्चित तरीके से
सुव्यवस्थित तरीके से, नियोजित तरीके से संकलित करना। और उसका एक अगला मुद्दा भी और होता है कि उसे प्रस्तुत करना भी। विभिन्न प्रकार के ज्ञान का विशिष्ट पद्धति द्वारा किया गया संकलन और उसकी प्रस्तुति कोश कहलाता है। बराबर? क्योंकि हमने सिर्फ संकलन कर लिया वही कोश नहीं है, संकलन के बाद उसकी प्रस्तुति, वो किस ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है, किस ढंग से उसे लिखा जा रहा है, और इसका उद्देश्य क्या होता है, कोश निर्माण का उद्देश्य क्या है। तो इसका एक सर्वसाधारण उद्देश्य है कि उपलब्ध ज्ञान का प्रबंधन करना और सुलभ ढंग से, सरल ढंग से उसको उपलब्ध कराने की सुविधा निर्माण करना। अब यहां पर हम बहुत सारे नाम पढ़ रहे हैं। भारतीय संस्कृति कोश, यहां हमने पढ़ा भारतीय संस्कृति कोश, ये भी भारतीय संस्कृति कोश। फिर ये पर्यायवाची शब्दकोश, पौराणिक कोश, समाज विज्ञान विश्व कोश, हिंदी मुहावरे और लोकोक्ति कोश। तो इतने सारे कोश की आवश्यकता क्या है, क्यों हमें कोश की जरूरत पड़ती है? तो पहला उद्देश्य है कोश निर्मिति का कि पाठकों तक ज्ञान पहुंचाना। दूसरा उद्देश्य है पाठकों की जिज्ञासा को शांत करना। और तीसरा उद्देश्य है किसी मुद्दे का विस्तार में स्पष्टीकरण करना। कोश का महत्व क्या है? तो एक्चुअली देखा जाए तो कोई भी कोश राष्ट्रीय सांस्कृतिक स्थिति का प्रतीक होते हैं। कोश में हम शब्दों का संकलन करते हैं, आसपास उपलब्ध ज्ञान का संकलन करते हैं, जानकारियों का संकलन होता है। तो यह किसी भी देश की राष्ट्रीय और सांस्कृतिक स्थिति को व्यक्त करते हैं। समाज की बौद्धिक और सांस्कृतिक आवश्यकता जिस प्रकार की होगी, उस प्रकार के कोश का निर्माण उस समाज में होता रहता है। यानी जैसी आवश्यकता होती है और वैसा ही काम होता है। तो जैसे कोश के आधार पर हम कह सकते हैं कि समाज में किस प्रकार की जरूरतें उत्पन्न हुई होंगी। जानकारी देते समय ध्यान देने योग्य बातें, यानी कोश का जब हम निर्माण करते हैं तो उसमें किन मुद्दों पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो जो उसमें हम जानकारी दे रहे हैं वह जानकारी कैसी होनी चाहिए? अचूक होनी चाहिए, उसमें अचूकता होनी चाहिए, यानी एकदम एक्यूरेट हो। उसके जिस शब्द के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं या किसी चीज के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं तो एकदम सही जानकारी, अचूक जानकारी हम दें जिसमें कोई भी गलती न हो। सटीकता यानी सटीक जानकारी हो। वस्तुनिष्ठता यानी उस जानकारी में कोई भी पूर्वाग्रह या हमारे अपने विचार शामिल न हो। किसी चीज के बारे में हम अर्थ स्पष्ट कर रहे हैं या किसी जगह की जानकारी दे रहे हैं, किसी ऐतिहासिक घटना के बारे में बता रहे हैं, तो उन सब जो चीजों के बारे में हम बात कर रहे हैं उसकी सही जानकारी हो, उसमें निष्पक्ष रूप से दी गई जानकारी हो, किसी का पक्ष लेकर न कहा जाए बल्कि वह जानकारी निष्पक्ष हो, तो उसे हम कहते हैं वस्तुनिष्ठता। अद्यता यानी जिस समय वो कोश बनाया जा रहा है उस समय तक की अपडेट जानकारी। और बद्धता यानी उसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए। कोश का निर्माण या तो वर्णमाला क्रम में या विषयों के क्रम के अनुसार किया जाता है। हम जब कोश में जानकारी प्रस्तुत करते हैं या शब्दों का संकलन होता है, शब्दों के अर्थ वगैरह दिए रहते हैं, तो हमें यदि किसी विशेष शब्द को ढूंढना हो तो हम हजारों शब्दों के भीड़ में वो अपना शब्द कैसे ढूंढेंगे? तो उसके लिए वर्णमाला क्रमानुसार शब्दों का लिखा जाता है, उसमें शब्दों का लेखन होता है, या विषयों के क्रम अनुसार। कुछ जो कोश होते हैं वो विषय निहाय होते हैं, तो उसमें विषयों के अनुसार एक अनुक्रमणिका होती है और उसको उस विषय के अनुसार उसमें जानकारी दी रहती है।
इसका फायदा क्या होता है कि पाठकों को जानकारी खोजने में सुविधा और सरलता होती है। तो इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि कोश बन तो रहा है, अब उसमें एक दो शब्द तो होते नहीं, 25,000 50,000 प्रश्न शब्द होते हैं, हजारों जानकारियां होती हैं। तो पाठकों को यह जानकारी खोजने में सुविधा हो, आसानी हो, इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखना पड़ता है। और कोश के अंत में यदि सूची दी गई हो तो पाठकों के लिए उत्तम सुविधा हो जाती है। जिसे हम परिशिष्ट कहते हैं, उसमें अंत में कुछ जानकारियों की सूची दी होती है। उस सूची के अनुसार हमें शब्दों को या विषय से संबंधित जानकारी को ढूंढने में आसानी हो जाती है। अब हम देखेंगे कोश के प्रकार। तो कोश भी कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से सबसे जो मुख्य होता है वो है शब्दकोश। इसका हमें बहुत ज्यादा उपयोग होता है। दूसरा है विश्वकोश। तीसरा है कोश सदृश वाङ्मय। और चौथा है सूची वाङ्मय। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शब्दकोश क्या होता है। शब्दकोश में शब्दों का संग्रह होता है, शब्दों के अर्थ होते हैं, शब्दों के पर्यायवाची शब्द दिए गए रहते हैं, और शब्दों की व्युत्पत्ति यानी वो शब्द किस भाषा से संबंधित है, कहाँ से आया है, वो शब्द कैसे बना है, आदि बातों की विस्तृत जानकारी होती है। आपने कई बार डिक्शनरीज का यूज किया होगा, चाहे अंग्रेजी डिक्शनरी हो या हिंदी शब्दकोश हो, सभी में यह चीजें कॉमन होती हैं। यानी पहला मुख्य है शब्दों का संग्रह, फिर उनका अर्थ हमें मिलता है, उन शब्दों के पर्यायवाची शब्द कौन से वो भी मिलते हैं, और वो शब्द किस भाषा का है, क्योंकि भाषाएं जो है आदान प्रदान करती रहती हैं। तो हमारी हिंदी भाषा में भी अनेक भाषाओं के शब्द हैं। हम पुर्तगाली शब्द भी बोलते हैं, हम अंग्रेजी शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं, हम उर्दू अरबी फारसी शब्द भी हमारे पास हैं। यानी हिंदी में बहुत सारी भाषाओं के शब्द सम्मिलित हैं। तो वो शब्द हम डिक्शनरी देखेंगे तो हमें उसमें लिखा हुआ मिल जाता है कि ये शब्द संस्कृत भाषा का है, ये शब्द अंग्रेजी का है, ये शब्द पुर्तगाली शब्द है, या यह शब्द स्पेनिश है, या ये फारसी शब्द है। ऐसे जो जानकारी है हमें उसमें मिल जाती है। यानी शब्दों की व्युत्पत्ति, इसकी हमें पूरी पूरी जानकारी मिलती है। अब हम जानेंगे शब्दकोश के महत्वपूर्ण प्रकार। शब्दकोश भी कई तरह के होते हैं। पहला जो हम देख रहे हैं सर्वसंग्राहक, यानी एक ऐसा शब्दकोश जो साधारणतया हम अपने आसपास देखते हैं। हिंदी के शब्दकोश या अंग्रेजी की डिक्शनरी हम यूज करते हैं, इसी तरह मराठी के शब्दकोश होता है, हर भाषा का शब्दकोश होता है। उसमें शब्द हैं, उसके अर्थ है, पर्यायवाची शब्द हैं, एक साधारण सा शब्दकोश। दूसरा उसका प्रकार जो है वो है विशिष्ट शब्दकोश, यानी इसमें कुछ खास विषय से संबंधित या कुछ विशिष्ट विषयों को लेकर ये शब्दकोश बनता है। तीसरा है पारिभाषिक शब्दकोश। ये शब्दकोश ऐसा होता है जिसमें विषय से संबंधित शब्दावली दी गई होती है। जैसे हम बैंक में हम जब जाते हैं तो हम बहुत सारे हिंदी शब्द वहां पढ़ते हैं, तो वो शब्द हमें हर जगह ढूंढने पे नहीं मिलते, लेकिन जो पारिभाषिक शब्दावली है, पारिभाषिक शब्दकोश है, वहां पर ऐसे शब्द मिल जाते हैं। इंजीनियरिंग का विषय है तो उसमें एक अलग तरह के शब्दों का इस्तेमाल होता है। हमारे रोजमर्रा की भाषा के जो शब्द हैं वो उसमें नहीं आते। यहाँ हम मेडिकल की पढ़ाई करते हैं, अकाउंटेंसी की पढ़ाई करते हैं, भूगोल के हम कितने सारे शब्द देखते हैं जो सिर्फ भौगोलिक शब्दावली कहलाते हैं, जिसे कहते हैं, जो सिर्फ भूगोल के शब्द विषय में ही ज्यादा उसका उपयोग होता है। तो ऐसे अन्य अनेक शब्द हैं जो विशिष्ट विषयों से संबंधित होते हैं, और ऐसे जब शब्दावलियों का प्रयोग करते हुए शब्दकोश बनता है तो उसे हम पारिभाषिक शब्दकोश कहते हैं। तो हमें फ्यूचर में कभी भी ऐसे किसी विशिष्ट विषय से संबंधित शब्द ढूंढने हो तो हमें पारिभाषिक शब्दावली जिसमें दी गई हो ऐसे पारिभाषिक शब्दकोश देखने चाहिए। अगला है व्युत्पत्ति कोश, जिसमें भाषा के जो शब्द हैं वो उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, कैसे वो शब्दों का विकास हुआ है, ऐसी बातें विस्तृत रूप से दी गई होती हैं। अगला है
समानार्थी अथवा विरुद्धार्थी शब्दकोश, शब्द से ही स्पष्ट है। और लास्ट है मुहावरे कहावतों का संग्रह कोश, ये भी आप शब्दों से स्पष्ट है। ऐसे अनेक प्रकार के शब्दकोश होते हैं। अगला प्रकार है कोश का विश्वकोश। विश्वकोश सर्वसंग्राहक, जैसे इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश, मराठी विश्वकोश आदि। और विशिष्ट विषय पर कोश, यह किसी विशिष्ट विषय से संबंधित होते हैं, जैसे भारतीय संस्कृति कोश, व्यायाम ज्ञान कोश। यानी विश्वकोश जैसे नाम से ही दिख रहा है, इसमें विश्व भर की जानकारी यानी बहुत सारी जानकारी उपलब्ध होती है। और यह किसी विशिष्ट विषय पर भी हो सकता है, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं भारतीय संस्कृति कोश, यानी इसमें भारत की संस्कृति के बारे में विस्तृत जानकारी होगी। व्यायाम ज्ञान कोश, यानी इस ज्ञान कोश में व्यायाम से संबंधित सभी मुद्दों को शामिल करते हुए लिखा गया होगा। महाराष्ट्रीय ज्ञान कोश, मराठी विश्वकोश, ऐसे बहुत सारे विश्वकोश हमारे आसपास उपलब्ध होते हैं। कोश सदृश वाङ्मय, ये कोश का तीसरा प्रकार है। इसमें क्या होता है, किसी विषय की समग्र प्रस्तुति, यानी किसी एक विषय को लेकर उसकी पूरी विस्तार से हमें जानकारी मिलती है। किसी विशिष्ट विषय से संबंधित लेख, जैसे महाराष्ट्र जीवन खंड, यह एक कोश सदृश वाङ्मय है। यानी इस कोश में महाराष्ट्र में जीवन शैली क्या है, किस तरह से यहाँ जीवन यापन होता है, रहन सहन। तो जीवन खंड में मतलब यहाँ का रहन सहन, बोली भाषा, धर्म, संस्कृति, यहाँ का खान पान, पहनावा, परिधान, उत्सव, धर्म, पर्व, सब बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। यानी महाराष्ट्र को मद्देनजर रखते हुए, केंद्र में रखते हुए महाराष्ट्र से संबंधित सभी बातें इसमें विस्तार से मिलेंगी। शहर पुणे खंड 1-2, यानी इसमें अब ये ऐसा कोश है जिसमें पुणे शहर के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। इसके 2 भाग है, खंड 1, खंड 2। इस तरह से बहुत सारे कोश सदृश वाङ्मय हमारे आसपास मिलते हैं। आसपास मतलब हमें घर के बाहर निकले और नहीं मिल गए, मतलब हम कहीं लाइब्रेरी में जाएं, वाचनालय में जाएं, तो वहां पर हमें इस तरह से कोश मिलते हैं। यदि हमें खरीदना है तो उसके लिए किताबों की दुकानें होती हैं, वहां पर मिलते हैं। ईयर बुक, जैसे मनोरमा ईयर बुक। अब मनोरमा जो है ये एक ऐसे जीके की बुक है जिसमें पूरे एक ईयर की, साल की किताब निकलती है। यानी जैसे 2020 की मनोरमा बुक है, तो इसमें 2020 में 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक जितनी भी घटनाएं घटित हुई हो हर क्षेत्र में, यानी वो सामाजिक क्षेत्र में हो, आरोग्य के क्षेत्र में हो, वैज्ञानिक क्षेत्र में हो, भूगोल के क्षेत्र में हो, यानी हर विषय से संबंधित जीवन के और अनेक पहलुओं से जुड़े हुए हर मुद्दे से संबंधित घटनाएं, प्रमुख घटनाएं, महत्वपूर्ण घटनाएं, इनका एक क्रमबद्ध वर्णन मिलता है। जैसे अब यदि हम मान लो हम 2020 की ईयर बुक देख रहे हैं, तो इसमें यदि हम आरोग्य संबंधी किसी मुद्दे पर देखें तो हमें सबसे प्रमुख क्या मिलेगा, कोरोना से संबंधित जानकारी, उससे संबंधित कोरोना के कारण जो दुष्परिणाम हुए हैं वो, कोरोना के कारण जो आर्थिक नुकसान हुआ है वो, यानी सारी चीजें उस ईयर बुक में हमें आरोग्य सेक्शन में ढूंढने पे हमें मिलेगी इस तरह से, है ना। तो ये जो है कोश सदृश वाङ्मय, यानी इसमें किसी विशिष्ट विषय से संबंधित लेख मिलते हैं, उस विषय की समग्र प्रस्तुति हमें मिलती है। सूची वाङ्मय, ग्रंथ के अंत में उस ग्रंथ के व्यक्ति, विषय, स्थान और ग्रंथों की सूची, शब्दों की क्रमबद्धता को सूची कहते हैं। यह सूची संबंधित ग्रंथ को पढ़ने में सहायता पहुंचाती है। जैसे दाते मराठी के एक लेखक हुए हैं, उनके द्वारा मराठी पत्रिकाओं की सिद्ध की हुई सूची प्रसिद्ध है। अब हमारा जो मुद्दा है वो है कोश और इतिहास,
यानी इन दोनों में आपस में क्या संबंध है। इतिहास विषय और कोश में वस्तुनिष्ठता का महत्व है। यानी कोश भी जो होते हैं वस्तुनिष्ठ होते हैं, निष्पक्ष होकर लिखे जाते हैं, कोई भी विचारधारा या किसी भी पक्षपात से रहित होते हैं, अलग होते हैं, निष्पक्ष होते हैं, तो इसीलिए वो वस्तुनिष्ठ होते हैं। और इतिहास भी, इतिहास क्या है? घटित घटनाओं का संकलन, और घटित घटनाओं का वर्णन यदि हम निष्पक्ष रूप से करते हैं तभी वो इतिहास होता है। यानी किसी भी पूर्वाग्रह से ग्रसित न होकर किसी चीज का वर्णन वो इतिहास, घटनाओं का वर्णन वो इतिहास। तो इसी तरह कोश और इतिहास में दोनों में वस्तुनिष्ठता एक कॉमन मुद्दा है, और यही कोश और इतिहास को जोड़ने वाली एक डोर है। कोश किसी भी समाज का गौरव चिन्ह होते हैं, और कोश पर किन मुद्दों का, बातों का प्रभाव पड़ता है, तो स्वराष्ट्र के उद्देश्य और जो नीतियां होती हैं उनका प्रभाव कोश पर पड़ता है। जीवन मूल्य एवं आदर्शों का प्रभाव पड़ता है, दर्शन और परंपराओं का प्रभाव पड़ता है, और कोश के द्वारा राष्ट्रीय अस्मिता को जगाने का प्रयास भी किया जाता है। ऐसे समय समय पर ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे समाज में हैं, जैसे महादेव शास्त्री जोशी द्वारा संपादित भारतीय संस्कृति कोश। अब भारतीय संस्कृति कोश में भारत की जो प्रसिद्ध गौरवशाली गरिमामयी जो संस्कृति है उसका विस्तार से उसके बारे में जानकारी दी गई है। आदिकाल से लेकर वर्तमान काल तक की जो हमारी संस्कृति है, और यदि हम देखें तो हमारी प्राचीन काल की जो संस्कृति है भारत की, जिसने भारतीय अस्मिता को विश्व पटल पर प्रमुखता से प्रस्तुत किया है, इस संस्कृति के बारे में उसमें बताया गया है। तो जब उस ऐसे कोश को हम पढ़ते हैं, ऐसी पुस्तक को हम पढ़ते हैं, तो हमें अपनी संस्कृति पर गर्व होता है, और हम अपने देश के प्रति एक स्वाभिमान और देश के प्रति एक अभिमान भी महसूस होता है। तो इस तरह से हम राष्ट्रीय अस्मिता को जागृत करने का प्रयास होता है ऐसे कोश के द्वारा। जीवन के विविध क्षेत्रों का ज्ञान सभी के विकास के लिए उपलब्ध कराना कोश निर्माण की एक प्रेरणा होती है। जीवन में बहुत सारा क्षेत्र है और बहुत सारे क्षेत्रों की बहुत सारी जानकारियां हैं, तो यह जानकारी, यह ज्ञान सभी को उपलब्ध हो, जिससे सबका विकास हो, एकांगी विकास न हो, किसी एक व्यक्ति या एक समाज के एक घटक का विकास न हो, बल्कि समाज के सभी घटकों का समान विकास हो। ज्ञानार्जन और ज्ञान प्रसार को जीवन श्रद्धा मानकर कोश निर्माण के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयास किए जाते हैं। यानी ज्ञान का अर्जन, ज्ञानार्जन में दो शब्द ज्ञान और अर्जन। ज्ञान का अर्जन, ज्ञान प्राप्त करना, और ज्ञान प्राप्त करने के बाद ज्ञान का प्रसार करना। कोई जानकारी हमें मिल गई तो वो महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि जो जानकारी हमें मिली है उस जानकारी का समाज के लिए क्या उपयोग हो सकता है, और लोगों को भी वो जानकारी मिले, तब वो उसका महत्व होता है। तो इन सारी चीजों को हम जब अपने जीवन का उद्देश्य बना लेते हैं कि हम कोई भी चीज केवल अपने पास नहीं रखेंगे, मुझे कोई सूचना है, मुझे कोई जानकारी है और वो समाज के लिए उपयोगी है, तो समाज के हर व्यक्ति तक वो चीज पहुंचनी चाहिए, समाज के अधिकांश घटकों तक वो चीज पहुंचनी चाहिए। तो इस तरह से इन सब चीजों को आधार बनाकर कोश का निर्माण होता है। इतिहास विषय से संबंधित कोश। इतिहास के विषय की कोश परंपरा समृद्ध है, यानी इतिहास के विषयों से संबंधित कोश बहुत सारे उपलब्ध हैं, और इसमें सबसे प्राचीनतम जो कोश है, ऐतिहासिक कोश है, वह है रघुनाथ भास्कर गोडबोले द्वारा रचित भारतवर्षीय प्राचीन ऐतिहासिक कोश। यह सन 1876 में लिखा गया था यह कोश। इसमें भारतवर्षीय प्राचीन कालखंड के व्यक्तियों और स्थानों को शामिल किया गया है। ये उसका एक हम देख रहे हैं नमूना, भारतवर्षीय प्राचीन ऐतिहासिक कोश। इसमें हमारे पूरे भारतवर्ष में प्राचीन समय में जो भी विख्यात लोग हुए हैं
उनके बारे में, उनकी पत्नियां, उनके पुत्र, उनके धर्म, उनके देश, उनकी राजधानियां, उन देशों की नदी, उनके प्रदेशों की नदियां, पर्वत, इन सब चीजों का इतिहास क्रमबद्ध रूप से उसमें प्रस्तुत किया गया है। इसके बाद दूसरा हम देखते हैं श्रीधर वेंकटेश केतकर द्वारा रचित महाराष्ट्रीय ज्ञान कोश। इसके 23 खंड हैं। इन खंडों के द्वारा श्री केतकर जी ने व्यापक इतिहास की प्रस्तुति की है। और एक महत्वपूर्ण कोश है भारतवर्षीय चरित्र कोश। प्राच्य विद्या पंडित और मराठी कोश साहित्यकार यानी श्री सिद्धेश्वर शास्त्री चित्राव जी, इन्होंने भारतीय चरित्र कोश मंडल की स्थापना की। और भारतवर्षीय प्राचीन चरित्र कोश 1932 ईस्वी, भारतवर्षीय मध्ययुगीन चरित्र कोश 1937 ईस्वी और भारतवर्षीय अर्वाचीन चरित्र कोश 1946 ईस्वी, इन 3 चरित्र कोशों का संपादन करके उसे प्रकाशित किया। और इन कोशों में श्रुति, स्मृति, सूत्र, वेदांग, उपनिषद, पुराण तथा जैन एवं बौद्ध साहित्य में निर्देशित व्यक्तियों की जानकारी दी गई है। अब ये सब जो है हमारे श्रुति, स्मृति, सूत्र, वेदांग, ये सब जो है हमारे ग्रंथों के प्रकार हैं। आपको लगेगा ये क्या है, ये सब चीजें। तो हमारे जो भारत की जो प्राचीन समृद्ध साहित्य परंपरा है, जो ग्रंथ हैं, वेद हैं हमारे, उनके प्रकार हैं ये सारे। ठीक है। अब इसके बाद एक है स्थल कोश। अब स्थल मतलब कोई जगह के बारे में जिसमें जानकारी दी गई, ऐसा शब्द पढ़ने पे हमें अंदाजा मिलता है। तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं बच्चों। देखा जाए तो इतिहास और भूगोल का चोली दामन का साथ है। इतिहास का अध्ययन करने के लिए भूगोल का विशेष महत्व है। और मैं हमेशा कहती भी हूं आपको कि भाई बच्चों, इतिहास में हम जब भी कोई जगह के बारे में पढ़ रहे हैं, किसी घटना के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वह घटना किस जगह घटित हुई है। जैसे अभी हमने बात की प्राच्य विद्या पंडित, एक शब्द इसके पहले आया। तो प्राच्य विद्या मतलब क्या? तो प्राच्य देश, प्राच्य देशों के बारे में जानकारी। अब प्राच्य देश कौन कौन से हैं? इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको स्पष्ट किया है कि प्राच्य देश मतलब भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देश। उसमें टर्की है, उसमें ईरान है, चीन, भारत, श्याम देश यानी जैसे अब वर्तमान थाईलैंड, मलाया वर्तमान मलेशिया, बर्मा यानी वर्तमान म्यांमार, इन सारे देशों के बारे में जानकारी। तो ये प्राच्य देशों के बारे में जानकारी मतलब प्राच्य विद्या। अब जब यदि हम प्राच्य विद्या के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमारे सामने यदि इन जगहों का मानचित्र हो, तो हमें आसानी से समझ में आता है कि भूमध्य सागर कहाँ पर है, भूमध्य सागर के पूर्व में आने वाले देश कौन से हैं। तो हमें भूगोल की भी जानकारी मिलती है। अब भूगोल की जानकारी के आधार पर हमें उस जगह का इतिहास जो है उसका अध्ययन करने में ज्यादा सहजता होती है, हम ज्यादा गहराई से उस विषय को हम समझ सकते हैं। विविध ऐतिहासिक स्थानों के संदर्भ में जानकारी देने वाले कोश हैं स्थल कोश। अब जैसे महानुभाव पंथ, महाराष्ट्र में संत परंपरा बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रही है और अनेक संतों ने अनेक पंथों की स्थापना की। उसी तरह एक पंथ है महानुभाव पंथ। महानुभाव पंथ के मुनि व्यास द्वारा रचित स्थान पोथी 14वीं शताब्दी में रचा गया था यह ग्रंथ। इस ग्रंथ में महानुभाव पंथ के प्रवर्तक श्री चक्रधर स्वामी जिन जिन गांवों में गए, उन गांवों का विवरण अंकित है। स्थान पोथी में चक्रधर स्वामी जी ने जितने गांवों का भ्रमण किया, उन सारे गांवों का विवरण है। इस ग्रंथ द्वारा तत्कालीन महाराष्ट्र की कल्पना की जा सकती है। अब चक्रधर स्वामी जी जिस गांव में गए, जहां जहां गए, सभी का वर्णन है। तो हम उन वर्णन को पढ़ के महाराष्ट्र के उस समय के महाराष्ट्र की स्थिति क्या थी, सामाजिक स्थिति क्या थी, आर्थिक स्थिति क्या थी,
काम धंधे कैसे चलते थे, लोगों की बोली भाषा क्या थी, इन सब चीजों की हम कल्पना कर सकते हैं या सहज अनुमान लगा सकते हैं। स्थान पोथी एक पुरातत्वीय अभ्यास। लीला चरित्र इसी तरह की एक पुस्तक है। इसमें विविध घटनाएं कब, कहां और किन प्रसंगों के कारण घटित हुई, यह भी स्थान पोथीकार बताते हैं। लीला चरित्र में भी इसी तरह की बातें दी गई हैं। तो घटना कोई घटित है तो कहाँ हुई है, कब हुई है, कैसे हुई है, उसका प्रसंग क्या है, सारी बातें हैं। तो हमें ये सब पढ़ने के बाद उस समय के समाज का ढांचा क्या था, इसके बारे में एक सहज अनुमान मिल जाता है। और उसके आधार पर यदि श्री चक्रधर स्वामी का चरित्र लिखना है तो ये सारे संदर्भ जो है एक उत्तम संदर्भ ग्रंथ हैं सब। प्राचीन भारतीय स्थल कोश 1969 ईस्वी। इस कोश का निर्माण सिद्धेश्वर शास्त्री चित्राव ने किया है। इस कोश में वैदिक साहित्य, कौटिल्य अर्थशास्त्र, पाणिनि का व्याकरण, वाल्मीकि रामायण, महाभारत, पुराण, मध्ययुगीन संस्कृत और शब्दकोश साहित्य तथा फारसी, जैन, बौद्ध, ग्रीक और चीनी साहित्य में उल्लिखित भौगोलिक स्थानों की जानकारी दी गई है। बाप रे, कितनी सारी जानकारी है देखो इस शब्द कोश में। भारतीय स्थल कोश है, 1969 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ है। इस कोश का निर्माण किसने किया? सिद्धेश्वर शास्त्री चित्राव जी ने किया। अब इस कोश में क्या क्या दिया है, कितनी सारी जानकारी है देखो इस कोश में। अब इस कोश में हम देख रहे हैं वैदिक साहित्य, जैसे अभी मैंने कहा भारत में साहित्य जो है बहुत समृद्ध रहा है प्राचीन काल से ही, तो वैदिक साहित्य की पूरी जानकारी दी गई है। कौटिल्य अर्थशास्त्र, चाणक्य का नाम हम सब ने सुना है। चाणक्य ने जिस अर्थशास्त्र की जो पुस्तक लिखी है, जिसे हम कौटिल्य अर्थशास्त्र के बारे नाम से जानते हैं, उसके बारे में पूरी ये किताब है। पाणिनि का व्याकरण, पाणिनि संस्कृत के प्रकांड पंडित, तो पाणिनि का जो और संस्कृत का पूरा व्याकरण इसमें दिया गया है। वाल्मीकि रामायण, महाभारत, मध्ययुगीन संस्कृत और शब्दकोश साहित्य। इसके अलावा, ये तो साहित्य की बातें हो गई, इसके अलावा फारसी, जैन, बौद्ध, ग्रीक और चीनी साहित्य में बाप रे कितना विस्तार है देखो। इन सभी के साहित्य में उल्लिखित भौगोलिक स्थानों की जानकारी दी गई है। यानी ये जितने चीजों का यहाँ पे हमने नाम लिया, इन सभी में जिन जिन स्थानों का वर्णन आया है, उन स्थानों की विस्तृत जानकारी दी गई है। सोचो कितनी मेहनत का काम है, कितनी मेहनत। महाभारत जैसा यदि हम ग्रंथ पढ़ते हैं तो इसमें पूरे भारत का हम कहा जाए तो इसमें पूरे भारतीय प्रायद्वीप के और उसके आसपास भी अनेक देशों की जानकारी, देशों का नाम इसमें आता है और उन सभी के बारे में जानकारी इस स्थल कोश में दी गई है। हमारा महाराष्ट्र और महाराष्ट्र राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री श्री यशवंतराव चौहान जी, विश्वकोश को लिखने में जो सबसे अधिक प्रेरणा दी है वो मुख्यमंत्री श्री यशवंतराव चौहान जी की रही है। महाराष्ट्र राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री। मराठी भाषा और साहित्य की अभिवृद्धि के लिए महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृति मंडल की ओर से मराठी विश्वकोश निर्माण को प्रोत्साहन दिया गया और यह सारा काम श्री यशवंतराव चौहान जी के अथक प्रयासों से संपन्न हुआ। तर्क तीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी जी के मार्गदर्शन में मराठी विश्वकोश निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। इन्हें हम मराठी विश्वकोश के शिल्पकार के रूप में भी जानते हैं। जिस तरह से हम संविधान के शिल्पकार के रूप में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को जानते हैं, उसी तरह मराठी विश्वकोश के शिल्पकार के रूप में तर्क तीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी जी का नाम बड़ी श्रद्धा और आदर से लिया जाता है। इन कोशों में विश्व भर का ज्ञान सार रूप में लाया गया है। इतिहास विषय से संबंधित महत्वपूर्ण विवरण इसमें अंकित है।
ये हम देख रहे हैं मराठी विश्वकोश, ये कई खंडों में है, कई भागों में है ये। उसी तरह से हिंदी विश्वकोश भी है। तो इन विश्वकोशों में बहुत सारी जानकारी है, अगाध ज्ञान है, ज्ञान का महासागर है। यदि ऐसा कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। महादेव शास्त्री जोशी के संपादकत्व में भारतीय संस्कृति कोश के 10 खंड बनाए गए हैं। इन कोशों में आसेतु हिमाचल जैसे भारत का इतिहास, भूगोल, भिन्न भिन्न भाषाई लोग, उनके द्वारा रचा गया इतिहास, तीज त्योहार आदि सांस्कृतिक बातों का उल्लेख किया गया है। सबसे पहले हमने एक पुस्तक देखी थी पहले स्लाइड में, भारतीय संस्कृति कोश की। तो इस पुस्तक में इतनी सारी जानकारियां दी गई हैं। संज्ञा कोश, इतिहास की संज्ञाएं अथवा अवधारणाएं अलग कर उन्हें स्पष्ट और समझाकर बताने वाले कोश इतिहास में तैयार किए जाते हैं। अध्ययनकर्ताओं को इसका बहुत उपयोग होता है। किसी भी विषय से संबंधित कोश हो, उसे इतिहास से जोड़ना आवश्यक होता है, क्योंकि प्रत्येक विषय का अपना इतिहास होता है। हम चाहे गणित की बात करें, चाहे भूगोल की, चाहे विज्ञान की, हर विषय के बारे में कुछ ना कुछ अतीत है। गणित में पहले कौन सी बहुत सारी बातें अलग थी, भूगोल में बहुत सारी बातें थी। तो अब वो हर विषय का अपना इतिहास है। तो इसलिए किसी भी विषय से संबंधित कोश हो, वह उसमें इतिहास जुड़ ही जाता है। इतिहास के अध्ययनकर्ता कोशों के अध्ययन द्वारा घटना कोश, दिन विशेष, व्यक्ति कोश, संज्ञा कोश, स्थान कोश आदि कोश तैयार करने में सहभागी बन सकते हैं। अब हम सोचेंगे ना कि हमने ये इतने सारे कोश के बारे में जानकारी प्राप्त की, तो इसका हमारे जीवन में उपयोग क्या है? व्यवहारिक उपयोजन भी जरूरी है ना। तो इतिहास के जो अध्ययनकर्ता लोग हैं, जो इतिहास का विशेष अध्ययन करते हैं, वह उनके लिए वे घटना कोश बना सकते हैं, दिन विशेष का कोश बन सकता है, क्योंकि हर रोज कुछ न कुछ विशेषता होती है हर दिन की। व्यक्ति कोश बन सकता है, संज्ञा कोश, स्थान कोश, बहुत सारे कोश तैयार करने में सहभागी बन सकते हैं। इसके बाद है इतिहास विषय में प्रवीणता प्राप्त करें तो अनेक क्षेत्रों में व्यवसाय के अवसर उपलब्ध हो सकते हैं। यह वीडियो देखा, सुना और समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको पसंद आया है। इसे अधिकाधिक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। आपके सुझाव और आपके कमेंट्स नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपेक्षित हैं। कृपया हमें इनसे जरूर अवगत कराएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ, किसी नए घटक के साथ। तब तक धन्यवाद।